दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं गणित शिक्षण की, जो कि 910 आपका सब्जेक्ट कोड है। तो इसके प्रश्न देखते हैं किस तरह के एमसीक्यू आपके बनेंगे। तो पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, विभिन्न उदाहरणों का प्रस्तुतिकरण कर, यानी कि पहले उदाहरण दिए जा रहे हैं, उसके बाद में निश्चित निष्कर्ष निकलता है। तो वहां पे पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं आपका अग्नात्मक तर्क प्रक्रिया। यहाँ पे ए ऑप्शन यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, x प्लस 2 = 0 समीकरण का तुल्य समीकरण कौन सा होगा, यानी कि इसका इक्विवेलेंट समीकरण कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला अगर पहला निकालते हैं तो इसी को निकाल लेते हैं। आपको दिया गया है x+4 = 2। अगर मैं यहाँ पर इसको इस तरह से करूँ x+4, और ये जो प्लस का 2 है जो लेफ्ट साइड में राइट साइड में आपके दो होते हैं, तो ये आपका राइट साइड में, राइट से जब लेफ्ट में लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है ये। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे बच जाएगा 0। यहाँ पे देख सकते हो 4 में से 2 जाएगा तो x तो x रहेगा, 4 में से 2 गया तो 2 बच गया, यानी कि 0। यानी कि ये जो पहला ऑप्शन ही है यही सही बता रहा है कि x+2 = 0 का समीकरण ये है। इसके अलावा आप कितने भी समीकरण निकालोगे सब में माइनस आएगा। ये आप जैसे ही 18 उधर ले जाओगे तो 16 में से 18 घटाओगे तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे भी 8 में से 10 निकालोगे तो माइनस का 2 आएगा। यहाँ पे भी 5 में से 7 निकालोगे तो माइनस का 2 ही आएगा। यानी कि ये तीनों समीकरण में माइनस आ जाएगा। यानी कि अगर इन तीनों समीकरण का निकालते हैं आंसर तो ये आता है x-2 = 0। इसका भी आएगा x-2 = 0, और इसका भी आता है x-2 = 0। ठीक है, ये सभी में x-2 = 0 आएगा, लेकिन हमें बताना है x+2 = 0 का कौन सा समीकरण है। तो x+4 = 2। ठीक है, ये है। यहाँ पे देख सकते हो जैसे मैंने ये किया है ना, आप ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे x+16 लिखोगे बराबर में 18 होगा। 18 को जब इधर लाओगे तो इधर 0 छोड़ दोगे तो 16 में से 18 घटा नहीं सकते। जब जो चीज़ घटती नहीं है तो नेगेटिव हो जाती है। तो इस तरह से 5 में से 7 नहीं घटा सकते, इसी तरह से 8 में से 10 नहीं घटा सकते, तो वो माइनस में आ जाता है। तो इस तरह का समीकरण बनेगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला। किसी आंकिक श्रृंखला में सर्वाधिक आवर्ती वाली संख्या को क्या कहते हैं? तो सबसे बार कोई भी संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, रिपीट होती है, तो उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई भी संख्या बार बार आएगी उसको बहुलक कहते हैं। आगे आपको समझ में आ जाएगा। ठोस ज्यामिति का संबंध किससे होता है? ठोस ज्यामिति जिसमें आपके तीनों स्ट्रक्चर दिखाई दे, जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो। त्रिभुज में नहीं मिलेगा आपको ठोस ज्यामिति, क्योंकि त्रिभुज जो है आपका ये सिंपल सी संरचना होती है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं देखने को मिलती है। आयत की बात करें तो आयत में केवल लंबाई मिल जाएगी और चौड़ाई मिल जाएगी, लेकिन ऊंचाई इसमें नहीं देखने को मिलती है। वर्ग जो है बराबर होते हैं इसके चारों जो भुजाएं होती हैं, इसमें भी आपको केवल लंबाई और ऊंचाई देखने को मिल रही है। त्रिविमीय आकृति होती है, 3D स्ट्रक्चर जो होते हैं, जैसे कि आपका घनाभ हो गया, घन हो गया, शंकु हो गया, तो कुछ इस तरह के बनते हैं। जैसे कि आप जिस कमरे में बैठे हैं, जिस कमरे में रहते हैं, वो आपका 3D स्ट्रक्चर है, उसमें आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीज़ में मिलेंगी। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं, यानी कि 3D स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, तो ठोस ज्यामिति का संबंध ये है। ये ठोस नहीं होता, ये तो पेज पे बन जाता है। ठीक है, पेज की है ये चीज़, यानी कि आप किसी प्लेन पेपर पे भी बना सकते हो, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको जो है सभी चीज़ें उपलब्ध करानी होंगी। गणितीय विकलांगता को क्या कहते हैं? तो अगर हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं तो हम गणितीय विकलांगता हो जाते हैं, यानी कि डिसकैलकुलिया कहते हैं। यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, ये इंग्लिश में ही है आपका। पहले का आंसर इंडक्टिव है, दूसरे का आंसर जो है यहाँ पर मोड हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार आने वाली चीज़ें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मोड कहलाती है। फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार आने वाली चीज़ें। ज्योमेट्री जो है सॉलिड कौन सी होती है? 3 डायमेंशनल जो भी शेप्स होते हैं, चाहे वो आयत आपका घन हो, घनाभ हो यानी क्यूब और क्यूबॉइड हो, शंकु हो आपका, ठीक है, कौन हो जिसको बोलते हैं, बेलन हो यानी कि जिसको सिलेंडर बोलते हैं, ये सारे के सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल में ये सारी चीज़ें आती हैं। और मैथमेटिकल जो डिसेबिलिटी होती है उसको डिस्कैलकुलिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, किसी वृत्त का क्षेत्रफल खालिस्तान होता है, तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है πr² होता है।
उसका फॉर्मूला है ये, ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जो आपका ये 2 पाई आर है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, परिधि बोलते हैं, वृत्त की परिधि। ठीक है, वृत्त की परिधि बोलते हैं इसको। इसको सही तरीके से लिख दूँ ताकि आपको पता रहे, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि परिधि का सूत्र बताइए या परिधि का सूत्र क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। विभिन्न परिस्थितियों में किसी चर का संख्यात्मक मान खालिस्तान रहता है। अगर चर है, ठीक है, तो उसका बदलता रहेगा, अनिश्चित रहेगा, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा अनिश्चित। किसी श्रेणी 10 12 12 4 4 4 10 4 12 का बहुलक होगा। बहुलक अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे आपने ऊपर देखा होगा, बहुलक का एक मैंने बताया था आपको, छोटा सा, फ्रीक्वेंसी जिसकी ज़्यादा होती है। यहाँ पे हिंदी में देख लीजिए आप, बहुलक किसे कहते हैं, जो सर्वाधिक आवर्ती वाली होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है। यहाँ पे देखिए, आपको दिखाई देगा, यहाँ पे 12 जो है ये एक बार है आपका, फिर 2 बार है 12, और फिर 3 बार 12 है, 3 बार 12 है। अगला देखते हैं और कौन कौन से हैं आपके, उनको चेक कर लेते हैं। 4 देखिए, 4 आपका एक बार है, 2 बार है, फिर 3 बार है, और ये चौथी बार भी आया हुआ है। अच्छा, अगर हम 10 की बात करें तो 10 आपका एक बार है, और 10 आपका 2 बार है, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा आने वाली संख्या कौन सी है, बस वो आपका आंसर हो जाएगा, उसी को हम बहुलक कहते हैं। तो 4 जो है सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो 4 जो है इसका बहुलक हो जाएगा, 4 जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रसिद्ध पुस्तक द एलिमेंट्स के लेखक कौन हैं, तो वो यूक्लिड है, यहाँ पे आपका यूक्लिड आंसर हो जाएगा। गणित विषय की पाठ्य पुस्तक खालिस्तान होनी चाहिए, तो ये बाल केंद्रित होनी चाहिए, यानी बच्चों को समझ में आने वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर वही आपके आंसर्स होंगे, पाई आर स्क्वायर जो है एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, अगर वो वेरिएबल के टर्म्स में रिमेंस रहती है, कैसी, वेरिएबल के टर्म्स में रहती है, तो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब बार बार बदलने वाला, तो उसको इनडेफिनाइट भी बोल सकते हैं। मोड जो है इसका हमने बताया कि 4 निकलता है, और फेमस बुक जो द एलिमेंट्स है वो यूक्लिड ने लिखा है, और टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स जो है चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजगणित की भाषा कैसी होती है, तो संक्षिप्त और साधारण भाषा होती है तथा संबंधों पर केंद्रित होती है। ठीक है, बीजगणित की भाषा इस तरह की होती है, तो आप जो है यहाँ पे बता सकते हैं इसका आंसर। गणित की अधिकतर अवधारणाएं कैसी होती हैं, तो सारी अवधारणाएं जो है अमूर्त मानी जाती हैं। सममिति किसे कहते हैं, वह आकृति जो किसी बिंदु या रेखा के दोनों ओर एक जैसी हो, सममिति आकृतियां कहलाती है। यानी कि अगर मैं आपके सामने सपोज करिए कि ये बना दूं एक आयत जिसमें लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है, और इसके बीच में कोई ऐसी रेखा खींच दूं जो दोनों तरफ दिखाई देने में आपको ऐसा लगे कि ये बिल्कुल बराबर है दोनों साइड में, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आकृति में इस साइड का जो पोर्शन है और इस साइड का पोर्शन है, दोनों बराबर दिखाई दे रहे हैं आपको। इसी तरह से आप चाहें तो इस सममित आकृति को किसी और तरीके से भी काट सकते हैं। तो यानी कि आकृति में जब भी कोई रेखा खींची जाएगी, तो वो रेखा ऐसी होनी चाहिए जो उसको बराबर हिस्सों में बांटे और दोनों तरफ एक जैसी दिखाई दे। अगर मैं ऐसे खींच दूं तो आप बोलोगे ऊपर नीचे दोनों तरफ एक जैसी आकृति बन चुकी है, ये वाली आकृति और ऊपर वाली आकृति जो है सेम है। इसी तरह से अगर इस लाइन को हटा करके हम और भी देखें, कोशिश करें, तो इस तरह से इस आकृति को अगर हम खींचना चाहें, तो ये आकृति में आप देख सकते हैं ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला, साइड वाला, लेफ्ट और राइट वाला पोर्शन जो आपको देखने में मिलेगा, ये भी बराबर मिलेगा। तो ये सारी की सारी सममित आकृतियां होती हैं जिसमें दोनों आकृतियां रेखाओं के अगल बगल में जो खींची जाती हैं वो बराबर हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। गणित मूल्यांकन की कोई 3 प्रमाणीकृत विधियों के नाम लिखिए, जिसमें आपका हो सकता है लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं, प्रयोगात्मक परीक्षाएं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। आपका एक आता है रेटिंग स्केल, ये भी इसमें शामिल किया जा सकता है। तो कोई भी 2 विधियां आप बता सकते हैं, इसकी 6-7 विधियां हैं। प्रत्यास्मरण प्रश्न किसे कहते हैं? प्रत्यास्मरण प्रश्न उसे कहते हैं जिसको हमने कभी याद किया हो कोई चीज़ को और आपसे पूछा जाए तो आपको स्मरण में आ जाए। प्रत्यास्मरण का अर्थ होता है कंठस्थ या पूर्व ज्ञात सामग्री, यानी कि हमने जो पहले पढ़ा है या उसको हमने याद कर रखा है, यानी कि वैसे प्रश्न जो प्रस्तुत करके उनका ज्ञान जांचने के लिए हम प्रश्न करते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, सही विकल्प चुनना है आपको। यहाँ पे संख्या 1 है, फिर 8 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 8 है, फिर 9 है का बहुलक ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने आपको बहुलक का बताया था कि बहुलक क्या होता है, जिसकी आवर्ती सबसे ज़्यादा हो, जो सबसे बार देखने को मिले अंक, वही बहुलक होगा। 8 सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इस पूरी संख्याओं में 8 सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो 8 जो है इसका बहुलक हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज का एक कोण 50 डिग्री है, शेष बराबर कोण, और जो जो बचे हुए एक कोण तो उसने बताया कि 50 डिग्री है, बाकी जो बचे हुए शेष जो कोण हैं 2, वो कितने हैं? बराबर है। प्रत्येक कोण का मान निकालना है। तो हमने त्रिभुज बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें से एक कोण दे रखा है हमारे को 50 डिग्री, बाकी 2 शेष जो इसने बताया कोण वो बराबर है, यानी कि मान लिया मैंने कि ये भी x है और ये भी x है। ठीक है, अब ये x है, ये x है। अब हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हमने कहा कि 50 प्लस ये x प्लस ये x बराबर 180 डिग्री, क्योंकि टोटल जो त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज हो उसके कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, हमेशा याद रखना है। इससे कम ना होता है ना ज़्यादा होता है। अब क्या करेंगे, हम इधर वाली समीकरण को देखें तो 50 का 50 आ गया, ये x और ये x मिलकर के 2x हो गए, बराबर में 180 डिग्री है ही, क्योंकि तीनों कोणों का माप जो है 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे जो 50 है, इस 50 को अगर मैं उधर ले जाऊँ तो यहाँ पे 50 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 50 हो जाएगा। 2x इधर बचा हुआ है, 2x का 2x, 180 माइनस 50 करेंगे तो 130 आएगा। 130 जो है ये 2x के बराबर है, तो x का मान क्या हो जाएगा, तो x के साथ जो गुणा है वो उधर जाके भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पे 130/2 यानी कि 65 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 65 हमारे पास जहाँ पे आंसर है उसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, गणित की पाठ्य पुस्तक होनी चाहिए, अभी अभी हमने बात करी थी, ये बाल केंद्रित होनी चाहिए। सृजनात्मकता के घटक जो हैं वो क्या हैं, तो प्रवाह भी है, लचीलापन भी है, मौलिकता भी है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन इसमें सही हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, 5/6 एक्स क्यूब वाई एवं 4x वाई स्क्वायर का गुणनफल होगा, तो इसको 2 विधियों से हम हल कर सकते हैं। एक विधि मैंने अलग दे रखी है, एक विधि अलग दे रखी है। आप देखिए यहाँ से ऐसे इस तरह से भी गुणा कर सकते हैं आप। ठीक है, 5/ आपको दे रखा है 6 और साथ में दे रखा है आपको 4, तो 4 मैंने डायरेक्ट यहाँ पे गुणा कर दिया, क्योंकि इनका गुणनफल हमें निकालना है। और फिर साथ में क्या है, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब लिखा, वाई कितना है, वाई 1 लिखा, और यहाँ पर फिर एक्स 1 है, तो एक्स 1 बार लिखा, और वाई यहाँ पर 2 बार है, तो 2 बार वाई लिखा। अब इसको हम गुणा करें तो यहाँ पे देखोगे ये 6 जो है और ये 4 आपका 2 से कट जाता है, 2 दूनी 4 और 2 तियाँ 6, यानी 5/3 यहाँ पे आ गया। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बचा हुआ था, तो 5 गुणा 2 कितना हो गया, 10, 10/3, 10/3 बचा क्या है, यहाँ पर एक्स क्यूब है और एक एक्स ये है, तो ये एक्स क्यूब और एक एक्स कितना हो गया, घातें जुड़ जाती हैं आप जानते हो, तो एक्स की 3 है और एक्स की 1 है, तो यानी कि 4x एक्स की पावर 4 हो गई, और वाई की यहाँ पर 1 है और यहाँ पे वाई की 2 है, तो 1 + 2 वाई की 3 हो गई। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। या तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं जैसे ये डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, 5/6 एक्स क्यूब वाई इंटू 4x वाई स्क्वायर, फिर 2 से हम काट लेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, कट जाएगा आराम से। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, बचा क्या है, 5 इंटू 2 10, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये आ गया आपका 10/3। यहाँ पे एक्स क्यूब है और ये एक और एक्स है, तो एक्स की पावर 4, और यहाँ पर वाई है 1 और यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो यानी कि वाई की पावर 3। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। यही आंसर हमें टिक करना था, तो 10/3 एक्स की पावर 4 वाई की पावर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, संख्या 6 और 96 का मध्यानुपाती निकालना है आपको। आपको संख्याएं दे रखी है, एक तो दे रखा है 6 और एक 96। मध्यानुपाती निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अनुपात लगाते हैं और x लगा देते हैं, फिर समान अनुपात लगाते हैं, यानी कि 4 डॉट लगाते हैं, फिर से ये x आ जाएगा।
मध्य अनुपात में दोनों बराबर होते हैं, और फिर जो है आपका 96, इस तरह से आप लिख दोगे। अब यहाँ पर जब इस तरह की संख्या बन गई तो हम इसको सॉल्व करते हैं समीकरण बना के, यानी कि हम बोलेंगे यहाँ पर 6 और x का संबंध जो होता है इस तरह से होता है, 6/x हो गया। जब ये 4 बिंदु है इसको हम बोलते हैं बराबर का साइन। इसके इधर में जो है पहले x है तो x लिखेंगे, नीचे है 96 तो 96 लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर हम तिर्यक गुणा कर लेंगे, यानी तिरछा गुणा कर लेंगे। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तरफ तो हो गया आपका x गुणा x, ठीक है, इससे इसका गुणा, इससे इसका गुणा, और इधर हो गया 6 गुणा में 96। हमने जो गुणा किया है वो इस तरह से किया हुआ है। अब आपका यहाँ पे आ गया x का स्क्वायर, और 96 गुणा 6 करेंगे तो इसका मान लगभग लगभग कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 96 इंटू 6, यह आता आपका 576। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर दूसरी तरफ रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे 576 का आ जाएगा आपका अंडर रूट 576। जब स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया, और एक्स का मान जब अंडर रूट निकाल दोगे तो यहाँ पे 576 अगर बात करें तो 576 का रूट कितना हो जाता है आप निकाल सकते हो वैसे भी, पर मैं डायरेक्ट आपको निकाल के बता देता हूँ। इसका आता है रूट 24, ये इसका आंसर हो गया। आप टिक कर सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही है, 24 नंबर जो है ये सही है आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बट्टा हमेशा दिया जाता है, यानी कि हम जो छूट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे, जो मार्केट प्राइस है उसी पे। ठीक है, हमने जिस पे खरीदा है उस पे नहीं देते हैं, जो मार्केट प्राइस है ना, अंकित मूल्य जिस पे लिखा होता है उस पे कितना मूल्य है, तो उस पे हम डिस्काउंट देते हैं, 10% डिस्काउंट, फ्लैट 10%, 50%, तो मार्केट प्राइस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा गया आपसे, 5x वाई स्क्वायर में x का गुणनांक क्या है, तो x के साथ कौन सी चीज़ गुणा हुई है, तो 5 भी गुणा हुई है और वाई स्क्वायर भी गुणा हुआ है, तो 5y² जो इसका सही आंसर हो जाएगा, 5y², बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। x का गुणनांक कौन है, x के साथ कौन कौन सी चीज़ें गुणा हुई हैं, 5 भी गुणा हुई है और y² भी हुई है। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं, निम्न में से लुप्त संख्या, यहाँ देखोगे 3 के बाद में 8 हो चुका है, यानी कि यहाँ पे 5 का गैप दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ 8 से 18 हो चुका है, यानी कि यहाँ पे 10 का गैप दिखाई दे रहा है आपको। फिर 8 से 23 हो चुका है, यहाँ पे फिर से 5 का गैप दिखाई दे रहा है आपको। 23 से 33 हो चुका है, इसका मतलब यहाँ पे फिर से 10 का गैप दिखाई दे रहा है। तो अगला गैप जो है 5 10 5 10 फिर 5 का आने वाला है, यानी कि 33 और 5 38 जो है इसका आंसर हो जाएगा। 38 कहाँ पर है, 100 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करें और फिर आगे देखोगे 5 38 और फिर 10 जोड़ा गया है तो 48 हो गया है। निम्न में से कौन एक चरीय रेखीय समीकरण है जिसमें एक चर हो, यानी कि कोई x हो तो एक हो, y हो तो एक हो। यहाँ पे देखोगे यहाँ पर आपको x एक मिल रहा है, बाकी y कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसमें आपका x भी है y भी है, इसमें भी आपका x है y है, इसमें भी आपका x है y है, तो ये दो दो चर हो गए। x भी एक चर होता है, y भी एक चर होता है, यहाँ पे भी x और y दो चर हो गए, यहाँ पे भी x और y दो चर हो गए। यहाँ पर एक चर की बात कर रहा है। एक चर मतलब हो क्या कि एक ही होना चाहिए, ए बी सी डी से लेकर जेड तक में कोई भी एक ही होना चाहिए, तो आ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। अगर नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, अभी भी समय है आपके पास, तो आप जो है इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, अपने नोट्स प्राप्त कर सकते हैं और आराम से पढ़ सकते हैं। ये सारे पीडीएफ मिलेंगे जो आप वीडियो में देख रहे हैं, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ग्रीक चिन्ह पाई जो है वो क्या है, तो ग्रीक चिन्ह पाई जो है ये अचर है, इसकी संख्या का मान कभी नहीं बदलता। पाई का मान जो होता है हमेशा लिया जाता है, या तो लेंगे 3.14 या 22/7, ये हमेशा मान लेते हैं, तो ये बदलती नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम अचर। अर्धवृत्त में बने कोण का माप जो है वो कितना होता है, तो अर्धवृत्त में अगर हम कोई भी कोण बनाएंगे तो उसका माप 90 डिग्री होगा, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। अर्धवृत्त की बात कर रहा है यहाँ पर, आपका ये हो गया। और जैसे ये व्रत है आपका, ठीक है, अब इसका आधा कर देते हैं, तो ये हो गया आपका अर्धवृत्त। इस व्रत में अगर हम कोई भी कोण बनाएं
तो आप देखोगे यहाँ पर जो अर्धवृत्त के अंदर जो कोण बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। ये जो कोण बना है यहाँ पर अभी, ये 90 डिग्री का बना है। तो यही अर्धवृत्त का कोण का माप है। इसने बोला नहीं कि अर्धवृत्त में बने कोण का माप पूछा है, कि अर्धवृत्त में जो बनेगा कोण उसका माप क्या होगा। अर्धवृत्त का कोण का माप क्या होगा, वो तो 180 डिग्री होता है, क्योंकि पूरे वृत्त का होता है 360 डिग्री, आधा वृत्त का होता है 180 डिग्री, लेकिन अर्धवृत्त में कोई कोण बनेगा उसका होगा 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। त्रिभुज में खालिस्तान माध्यिकाएं होती हैं, तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती हैं। त्रिभुज आप देख सकते हो इस तरह का बनता है आपका, और इसमें जो माध्यिकाएं होंगी तो इस तरह से ये माध्यिकाएं होती है, पहले एक छोर से दूसरे छोर पर आधी काटती हुई जाती हैं, और माध्यिकाएं आपस में एक ही बिंदु पे कांटेक्ट करती हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हो त्रिभुज में जो है 3 माध्यिकाएं होती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान आगमन विधि का आधार है, तो तर्क जो है आगमन विधि का आधार है। सृजनात्मकता एक प्रकार की खालिस्तानी योग्यता है, तो संश्लेषण योग्यता है ये। एक घन के विकर्ण की लंबाई 10√3 सेंटीमीटर है, उसके कोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस तरह का प्रश्न आपसे पूछेगा एग्जामिनर, तो आपको ये सारे आंसर्स देने होंगे। इन आंसर्स के बिना जो है आपका काम चलेगा नहीं, तो इन सभी को सीखना होगा आपको ढंग से। तो सीधा सीधा अगर मैं बताऊं आपको कि ये होता क्या है, कैसे निकालते हैं इसको, तो इसका छोटा सा, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है। जो घन होता है, आप जानते हैं घन कैसा होता है, अभी मैंने आपको बताया था। अगर हम घन बनाए तो कुछ इस तरह का बनेगा आपका, बिल्कुल चारों साइड बराबर होंगी इसकी। ठीक है, इस तरह का घन हो गया आपका। अब ये जो घन है आपका, इसमें देख रहे हो आपकी ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, इधर बगल वाली सारी भुजाएं बराबर होती हैं। जब भुजाएं बराबर होती है तो घन की भुजाओं की लंबाई क्या ले सकते हैं हम, ए मान सकते हैं कि ए जो है इसकी भुजा की लंबाई, इधर भी ए है, ये भी ए है, इधर देखोगे ये भी ए है, इधर देखोगे ये भी ए है, ये भी ए है, और फिर ये भी ए है। घन, ठीक है, जिसको हम क्यूब बोलते हैं। क्यूब में सारी भुजाएं बराबर होती हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है, ए बराबर क्या है, घन की भुजाएं। ठीक है, और इसमें विकर्ण बताया है, विकर्ण की लंबाई दे रखी है इसने। विकर्ण का मतलब क्या होता है, इस कोने से लेकर के इस कोने तक जो लंबाई होती है उसको हम विकर्ण बोलते हैं। इस कोने से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होती है इसको विकर्ण बोलते हैं। कोने से कोना मिलाना, इस कोने से दूसरे कोने को मिलाना, नीचे वाले, ऊपर वाले कोने से नीचे वाले कोने को मिलाना, दूसरी तरफ का। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ गया आपको। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र होता है, घन की भुजा जो ए होती है, घन की भुजा ए बराबर क्या होता है, ये होता है विकर्ण की लंबाई बटे में √3। ये सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। हमें तो भुजा तो दे नहीं रखी है, इसमें विकर्ण दे रखा है। तो भुजा निकालने के लिए हम मानते हैं ए जो भुजा मानी है, ए बराबर क्या हो, विकर्ण की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 गुणा में 10√3। तो विकर्ण की लंबाई की जगह विकर्ण की लंबाई लिख दी, √3 तो नीचे फॉर्मूले में होता ही है, तो 3 से √3 ये कट गया, तो ए बराबर क्या हो गया, 10। यानी भुजा की लंबाई 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर हो जाएगी, सेंटीमीटर। इस तरह से आपका आंसर निकल गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है 1000 साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में 2000 हो जाता है। यानी कि 1000 साधारण ब्याज दिया है उस पर, तो उसको 5 वर्ष में जो है वो
2000 हो जाता है, तो साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, यानी कि उसका ब्याज का जो रेट है वो इंटरेस्ट क्या है वो बताना है हमारे को। देखिए ब्याज का फॉर्मूला एक बहुत सिंपल सा होता है, हमको याद रखना है। सबसे पहले तो हमारे को पता क्या है कि इसमें क्या क्या चीज़ दी गई हैं वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो मूलधन है, मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट जो हमारे को 1000 दे रखा है, मूलधन दे रखा है हमारे को 1000। मिश्र धन जो हो जाता है, मूलधन के बाद जो बढ़ करके हमारे को मिलता है उसको मिश्र धन बोलते हैं, तो मिश्र धन दिया हुआ है आपको, वो दिया है आपको 2000। यानी कि हम बोल सकते हैं, और एक समय भी दिया हुआ है आपको, यहाँ बोला गया है समय। समय कितना दिया है इसने, 5 वर्ष। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समझ में आ गई। इतना रुपए था, इसको मूलधन बोलते हैं। कितना हो जाता है, इसको मिश्रधन बोलते हैं। और समय जो दे रखा है 5 वर्ष का। हमारे को पता है कि साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला हो, जो साधारण ब्याज हम निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। या ब्याज, पहले ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज कितना मिला आपको, ब्याज बराबर होता है मिश्र धन में से मूलधन घटा देंगे। तो ब्याज बराबर कितना हो जाएगा हमारा, मिश्र धन 2000 दे रखा था और मूलधन हमारा था 1000, तो ब्याज कितना आ जाएगा, 1000। ठीक है, ये क्या है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज हमको इतना मिला। साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है, ये कितना होता है आपका, ये होता है आपका मूलधन गुणा में समय गुणा में दर, कितने रुपए प्रति दर है, बटे में 1000, अरे बटे में 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालनी है। साधारण ब्याज कितना है, अभी हमने निकाला है, ये है हमारे पास में। साधारण ब्याज ये है, तो 1000 बराबर मूलधन कितना है, वो भी 1000 है आपका, गुणा में समय आपको 5 वर्ष दिया हुआ है, दर आपको पता नहीं है, दर निकालना है हमें, बटे में आपको 100 दे रखा है। काट लीजिए यहाँ पर, 10 से 10 और 10 से 10, ये कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, 1000 बराबर 5 गुणा में दर, दर हमें निकालना है, तो दर यहीं छोड़ देंगे, तो दर बराबर 1000 बटे में 5, काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10, डबल ज़ीरो। यहाँ पे आपने एक चीज़ छोड़ दी है, यहाँ पे 10 भी बचा हुआ था, तो 10 भी लिखना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे 10 गुणा में 5। ठीक है, इसको वापस कैलकुलेट सही कर लेते हैं।
हमें ब्याज की दर निकालनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। एक हज़ार बराबर क्या बचा यहाँ पे, 10 × 5 × दर। दर निकालना है तो बाकी सबको उधर ले जाओ, तो दर छोड़ देते हैं वहाँ पर। इधर दर के साथ ये गुणा है, इधर आके भाग हो जाएंगे, तो 1000/10 × 5 काट दीजिए। ये हो गया आपका 5 दूनी 10 और 0 और 0, फिर 10 से एक और काटिए, ये हो गया 0। 20% आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको समझते हैं क्या बोल रहा है इसमें। पहली 10 सम प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका निकालिए। 10 नहीं 11। तो प्राकृतिक संख्या में पहली सम संख्या होगी 2, 4, 6, 8। 11 बार जाना है ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब हमारी सम प्राकृतिक संख्या कितनी है, 11 है। तो 11 देखिए, 11 के बीच वाला जो है वो माध्यिका हो जाएगी। माध्यिका जब सम संख्या नहीं होती, यहाँ पे सम संख्या नहीं दे रखी है आपको, 11 संख्याएं दे रखी है। 10 संख्या होती तो फॉर्मूला अलग हो जाता। तो यहाँ से देखते हैं, दोनों तरफ बराबर बचेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 इधर और 6 इधर छूटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 11 संख्याओं में 5 एक तरफ, 5 एक तरफ। तो यहाँ पर हम कहेंगे 1, 2, 3, 4, 5 इधर छोड़ दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 इधर छोड़ दीजिए। जो बची हुई संख्या है वो हमारी इसका आंसर है, यानी कि माध्यिका बराबर हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका ये 11 संख्याओं की जगह 10 संख्या होता तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता, फॉर्मूला लगता उसमें। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन आपको, x+1/x बराबर 5 हो तो x² + 1/x² का मान निकालिए। आपको दिया गया है x+1/x = 5। हमें इसका मान निकालना है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस में 1/x का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 5 का स्क्वायर। कितना मान आ जाएगा, यहाँ पे x²। आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो फॉर्मूला याद कीजिएगा। सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। यहाँ पे a की जगह आपका x है और b की जगह आपका 1/x है। ठीक है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही होगा, प्लस में 2ab, यानी कि 2 × x। a ये है और b ये है, तो x × 1/x बराबर क्या हो जाएगा इधर, 25। इसका स्क्वायर 25 हो जाएगा। हमारे पास आ गया x² प्लस 1/x² प्लस इस x से ये x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2 बराबर 25, यानी कि x² प्लस 1/x² = 25। 2 प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो आंसर आ गया x² प्लस 1/x² बराबर 23। यही आंसर हमें निकालना था, एक x² प्लस 1/x² का मान 23 आएगा, ये हमें निकालना था। अब यहाँ पर दिया गया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 96 मीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई हमें निकालनी है। अब यहाँ पे समझिएगा, आयत आपका बना लेते हैं एक, ये आपका आयत है।
वर्ग होता तो बराबर होते, आयत है तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग होगी। ये आयत हो गया आपका। अब इसकी, ये तो हो गई आपकी लंबाई, और ये हो गई आपकी चौड़ाई। ये चौड़ाई हो गई और ये आपकी लंबाई हो गई। अगर हम चौड़ाई को मान लेते हैं कि ये बी है और लंबाई को मान लेते हैं कि ये एल है, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यानी कि जो ये लंबाई है इससे 3 गुना इसकी चौड़ाई है, तो बी कितना हो जाएगा, 3b हो जाएगा। ध्यान से देखिए, लंबाई जो है चौड़ाई से 3 गुनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई से 3 गुनी है। तो लंबाई जो है वो कितनी है, ये जो चौड़ाई थी इसकी 3 गुनी है। यहाँ पर हमने बोला माना लंबाई बराबर एल, चौड़ाई बराबर बी। प्रश्न के अनुसार प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार जो लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है। ठीक है। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जो होता है उसका सूत्र होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। अब लिख लेते हैं यहाँ पर, आयत का परिमाप कितना दिया है हमारे को क्वेश्चन में, 96। तो यहाँ पे हो जाएगा आयत का परिमाप दिया गया है 96 बराबर में 2 गुणा में लंबाई कितनी है, तो लंबाई जो है 3b के बराबर है। ये जो l है ये 3b के बराबर है, तो l की जगह b लिखूंगा, तो 3b प्लस में b तो है ही, चौड़ाई तो b है और यहाँ पे b है ही, ये भी b हो गया। 96 बराबर 2 गुणा में 3, 6b प्लस में 2 गुणा में b, 2b, यानी कि 96 बराबर में 6 2 8b, 8b। तो b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 96/8, 12×8 = 96। ठीक है, काट लो, तो b बराबर आ जाएगा 12। ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या एवं ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। यदि उसका आयतन 314 मीटर स्क्वायर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 5:12 दिया गया है। तो यहाँ पर आपका एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या बराबर कितना है, 5 है, तो मैंने माना कि 5x हो गया। ठीक है। शंकु की ऊंचाई 12 दे रखा है तो 12x हो गया। ठीक है। अब हमारे को इसका आयतन कितना है, शंकु का आयतन हमें पता होना चाहिए।
इसका फॉर्मूला क्या होता है ये ध्यान रखना हमारे को, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ दे रखा है हमारे को, ये दे रखा है आयतन कितना है 314, तो 314 तो आयतन रख देता हूँ मैं, बराबर 1/3 गुणा में पाई का मान मुझे पता है 3.14 होता है, आर आर जो त्रिज्या है ये कितना है 5x है, इसका स्क्वायर गुणा में एच है, एच कितना है 12 है, 12x। तो यहाँ पे हो जाता है ये 314 बराबर 1/3 गुणा में 3.14 गुणा में 25x² खोल दिया ब्रैकेट इंटू में 12x। अब यहाँ पे देख सकते हैं हम क्या क्या कट जाएगा वो देख लेते हैं। ये 314 है, ये 3.14 है, यहाँ से इसको काट लेते हैं। ये 314 से ये वाला 314 कट जाएगा, ये कटेगा आपका 100 बार में। ठीक है, इस 25 से ये 100 कट जाएगा 4 बार में। और क्या बचा, 3 से कट जाएगा 3 चौक 12 4 बार में। और इस 4 से ये 4 कट जाएगा 1 बार में। यानी कि मेरे पास यहाँ पे x³, यहाँ पे बचा 1, इस साइड में बचा 1, इधर बचा 1। इधर रह गया 1 और इधर रह गया x² इंटू एक्स। 1 बराबर क्या हो गया x³, यानी x का मान आ गया 1 का √3, यानी x का मान आ गया बराबर 1। अब मैं बोल सकता हूँ त्रिज्या कितनी थी, त्रिज्या 5x और ऊंचाई 12x। अतः शंकु की त्रिज्या बराबर होगा 5x, बराबर होगा 5 गुणा में 1 बराबर 5। शंकु की ऊंचाई बराबर होगा 12x बराबर 12 गुणा 1, क्योंकि x का मान रख रहे हैं हम 12। ये सब में किस में, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में लिखेंगे, मीटर में है सब। ये भी मीटर में हो गया और ये भी मीटर में हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाएं 13 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें हमको और कुछ निकालना था क्या, उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने इसमें केवल उसकी ऊंचाई और त्रिज्या, तिर्यक ऊंचाई नहीं निकाली है। तिर्यक ऊंचाई के लिए फॉर्मूला है इसका, बराबर क्या होता है, जो त्रिज्या होती है उसका स्क्वायर प्लस में जो ऊंचाई होती है उसका स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर होता है ये। यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर आपका आ गया 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ये 25 प्लस 144, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को जोड़ोगे तो आप हो जाएगा ये 169 अंडर रूट में
अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो इसका आंसर आता है 13। एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसकी दो बराबर भुजाएं हैं जो कि 13-13 सेंटीमीटर की है। त्रिभुज आप आसानी से बना सकते हैं। त्रिभुज कैसा हो जाएगा? परिमाप इसका 36 मीटर दे रखा है। त्रिभुज का परिमाप बराबर दे रखा है आपको 36 सेंटीमीटर। और बराबर भुजाएं 13 सेंटीमीटर की। त्रिभुज कैसा बनेगा आपका? इस तरह का त्रिभुज है। इसमें से ये एक 13 दे रखा है, एक ये भी 13 दे रखा है, दो तो बराबर दे रखी है। इसका हमें पता नहीं है, मान लेते हैं हम इसको कि ये आपका कोई एक्स है। ठीक है। पेरीमीटर जो होता है, त्रिभुज का परिमाप जो होता है वो होता है तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं त्रिभुज का परिमाप जो हो जाएगा, यानी कि 13 + 13 + x बराबर दे रखा है 36 सेंटीमीटर। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लें तो कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 13 + 13 26 प्लस x बराबर 36। यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 36 - 26 बराबर 10 सेंटीमीटर। हमारे को भुजा मिल गई, x का मान मिल गया। अब जब इस तरह का जो हमारा होता है ना सेमी पेरीमीटर जो हम निकालते हैं उसको बोलते हैं एस के नाम से। सूत्र, समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो उसका सूत्र होता है एस बराबर पेरीमीटर बटे में 2। परिमाप कितना आया है? परिमाप है हमारे पास में 36, 36 बटे में 2 बराबर 18 सेंटीमीटर। ये सूत्र होता है। और क्षेत्रफल का सूत्र त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, जब एस आ जाता है ना सेमी पेरीमीटर, जब त्रिभुज में अगर 90 डिग्री कोण बनता हो, यहाँ पे बोले कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये अलग चीज़ हो जाती है आपकी, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज बोल रहा है ये। अगर ये बोलता कि आपका जो है ये समलंब चतुर्भुज है, त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री बनता है, तो उसका फॉर्मूला 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होती है। इसका सूत्र थोड़ा अलग हो जाता है, जिसमें आ जाता है S × S - A, फिर S × S - B, फिर S × S - C, और ये पूरा का पूरा होता है आपका अंडर रूट में। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, निकाल लेते हैं इसका आंसर कितना आ जाएगा। वैसे भी जब हमारा S सब जगह गुणा हो रहा है तो S बार बार गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक ही बार S गुणा होगा आपका। तो S × S - A, S - B, S - C। अब हमारे पास जो इसका आ जाएगा, S कितना निकाला था हमने? S की वैल्यू जो है वो कितनी है? S की वैल्यू 18। 18 S - A, यानी कि 18 में से A घटाइए, आपका A क्या है?
हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, यहाँ पे ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। भुजा 1, ए बराबर 13, बी बराबर 13, सी बराबर अभी हमने निकाला था एक्स का मान 10। ठीक है, ये हो गया। इसी को हम मानते हैं ये होता है आपका, ये ए मान लिया, ये बी मान लो, ये सी मान लो। अब आ जाइए नीचे, तो 18 तो है ही आपका, तो पहला 18 माइनस 13, दूसरा भी 18 माइनस 13, तीसरा है 18 माइनस 10। बचा क्या आपके पास में, 18 गुणा में इसका मान कितना आएगा आपका, इसका मान आ गया आपका 5, गुणा में इसमें 18 में से 13 घटाइए 5, और इसमें 18 में से 10 घटाइए गुणा में 8। इसका मतलब क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 18 गुणा 5, 25 गुणा 8, सारे को गुणा कर लेते हैं। इन सब का गुणा आता है 3600। अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा 60, 6×36। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 4 तथा 9 का मध्यानुपाती, अभी मैंने बताया था मध्यानुपाती कैसे निकालते हैं। 4 लिखिए, फिर अनुपात लगाइए, फिर x लिखिए, फिर समानुपात लगाइए, फिर x लिखिए, फिर अनुपात लगाइए और 9 लिख दिए। इनके मध्यानुपात में हम क्या करेंगे, 4/x बराबर हो जाएगा ये x/9। तिर्यक गुणा कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x² बराबर में 9 चौक 36। ठीक है, इसमें हम इसको और इसको आपस में गुणा कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे x गुणा x बराबर 4×9 या 9×4। तो ये x² बराबर 36, x बराबर क्या हो जाएगा, √36, 6×36, 6 इसका आंसर है। टिक कर लीजिए, बी ऑप्शन जो इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैखिक समीकरण 3x + 5 = 0 का हल। यहाँ पे हम लिखते हैं 3x + 5 = 0 है। 3x बराबर यहीं छोड़ देते हैं, हमारे को x का मान निकालना है, तो -5 उधर हो जाएगा, इधर प्लस का है उधर जाके -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा आपका -5/3। ये हो गया आंसर। कहाँ से निकल रहा है आपका -5/3, द ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बीजीय पद साध x⁵ y⁵ में चर राशियों की संख्या, तो दो चर हैं यहाँ पर, आपका x है और एक y है। चर राशियाँ जिनकी स्थिति बदलती रहती है, हमेशा उनकी वैल्यू बदलती रहती है। आंसर हो जाएगा 2। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वर्ग में सममित अक्षों की संख्या होती है, वर्ग में सममित अक्षों की संख्या बतानी है आपको। एक वर्ग ड्रॉ करिए, ये रहा आपका वर्ग, इस तरह का बनता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। स्क्वायर होता है ना, इसको बोलते हैं वर्ग, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो सममित आकृतियां अगर हम बनाएं इस पूरे वर्ग से, यानी कि जो आपका स्क्वायर है, तो देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पहले ही लाइन खींचता हूं मैं। कलर चेंज कर दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अब देखिए सममित आकृतियां लग रही है। आपका इधर वाला जो अभी लाइन जो खींची है, इसके नीचे वाला ये और उसके ऊपर वाला वो, दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन खींचते हैं। आप देख सकते हो कि अब इधर वाला ये वाला पोर्शन और इधर वाला ये वाला पोर्शन बराबर हो गया।
तो दो लाइनों से हमारी ये दो बार बराबर हो गई। एक बार अब मैं यहाँ पे खींचता हूँ सेंटर से, अब देख सकते हो ऊपर और नीचे वाला इस ये भी स्क्वायर बन रहा है, सॉरी रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे रहा है, और नीचे वाला भी रेक्टेंगल जैसा आयत जैसा दिखाई दे रहा है। एक और लाइन खींची जा सकती है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो इस तरह का ये वाला स्क्वायर जो है, इसमें देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन बना है, ये वाला, और फिर इस लाइन के इधर वाला ये पोर्शन, दोनों बराबर है। तो इस तरह से हमने देखा कितनी लाइनें खींच सकते हैं सममित आकृतियों के, तो 1 2 3 और 4, तो टोटल आपके आंसर हो जाएंगे 4। एक्स तथा वाई समांतर माध्य क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई बटे 2, एक्स प्लस वाई अपॉन 2। सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्ण राशियां होती हैं। राशियां लिखी हुई तो हमें संख्या लिखने की जरूरत नहीं है। नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, यहाँ पे लिख सकते हैं हम। -3x वाई स्क्वायर तथा -4x² वाई का गुणनफल करना है, गुणा कर लीजिए। तो माइनस का 3x² इंटू में -4x² बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी कि 12। जब दो एक जैसी राशियाँ होंगी ना तो गुणा करने पे प्लस हो जाता है। 3 × 4 = 12 गुणा में x से x³ और y से y³, यानी कि आ गया 12x 12x³ y³। गोला खालिस्तान आकृति है, गोला जो है ये आपका त्रिविमीय आकृति है। थ्री डायमेंशनल पैटर्न 1 4 9 16 में अगला अंक या अगला संख्या क्या होगा, 1 के बाद 4 आया, यानी कि यहाँ पे 3 का गैप दिखाई दे रहा है। 3 के बाद आपका 1 से 4 हुआ, 3 का गैप दिखाई दे रहा है। 4 से 9 हुआ, यानी कि यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है आपको 5 का। फिर 9 से 16 हुआ, तो यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है आपका 8 का। 3 5 8, यानी कि 3 3 का गैप हो रहा है आपका। यहाँ से यहाँ के बीच में 3 का गैप, यहाँ से यहाँ के बीच में 3 का गैप, यहाँ से यहाँ पे अगला संख्या जो है आपका गैप आएगा 11। 16 और 11, यहाँ पे आ जाएगा 16 और 11 27। ठीक है, आपका गैप जो है 3 3 का चल रहा है यहाँ पे। अब आप आपका अगला आता तो इसमें आप 13 जोड़ते, 11 के बाद में 3 3 और जोड़ते तो कितना, 14 14 जोड़ते। 3 5 8 11, फिर 3 + 14 हो जाता अगला अगर संख्या पूछता तो। इस तरह से आपका ये पैटर्न है। नोट्स प्राप्ति करने के लिए आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। मैंने सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराने का प्रयास किया, सूत्र बताए हैं, काफ़ी सारे सूत्र आपको याद रखने होंगे। आपके न्यूमेरिकल्स आ गए तो न्यूमेरिकल्स आपसे जल्दी से सॉल्व नहीं होंगे, उनको आप प्रैक्टिस करते रहिए। प्लेलिस्ट आपके सामने है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप इनको देख करके अपना जो भी कार्य हो बेहतरीन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।